हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम कक्षा 9 की जो गणित है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो देखो, इसको आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपकी पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका बेसिक होगा क्लियर तभी आप इन सवालों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। और कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं। आपकी जो एक्सरसाइज 1 थी वो परिमेय संख्याओं पर ही थी। तो यहाँ पर भी हम वही पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपकी जो क्लासेज है कुछ दिन के लिए इसी तरह से चलेंगी और फिर हम आपको आगे लाइव क्लास भी देंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए परिभाषाएं पहले से ही लिख ली है, तो मैं आपको डायरेक्टली इनको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, प्राकृत संख्याएं हम कैसे कहेंगे, तो देखो ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, मतलब हम गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो 1 है, 2 हो गया, 10, 20, 50। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो इन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, वे संख्या हैं जिनसे हम गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारी ये चलती हुई जाएंगी। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं। देखो, पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है होल नंबर्स। क्या, होल नंबर्स इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दें, देखो यहाँ पर ये हमारी प्राकृत संख्या है, चालू कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। अगर हम इसको 0 से चालू कर दें तो उन संख्याओं का जो समूह प्राप्त होगा उसे हम वो क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। यानी कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखो, प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि आपका जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। क्लियर। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक को देखो कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पूर्णांक किसे कहेंगे हम, देखो जब हम ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 इन सभी को एक साथ लेते हैं तो ये जो इसका समूह बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य वाली संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं और शून्य भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे उदाहरण के लिए इधर से देखो, इस साइड पर हम माइनस की संख्या लिखते हैं, बीच में 0 आता है, फिर इस तरह प्लस की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1, फिर 0 आ गया, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो इस तरह की ये जो सभी संख्याएं ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि पूर्णांक, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकता है। अब इसके बाद अपना मेन पॉइंट आ जाता है परिमेय संख्याएं, जो आपने कक्षा 8 में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखो, ऐसी संख्याएं, क्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। तो यहाँ पर मैं पहले परिभाषा बता देता हूँ आपको, फिर इसको उदाहरण से ही समझेंगे। क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती है। जहाँ पर देखो, जहाँ
ये जो देखो बटे का क्यों लिखा हुआ है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने परिभाषा लिख दी। अब हम इसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण में आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा 2/3, ठीक है, 4/7, 5/8। तो इस तरह की जो संख्या होंगी ना, इन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं। इसको बोलते हैं बटा, 2/3, 4/7, 5/8। तो इस तरह की जो संख्या होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें या उसमें प्रदर्शित कर सकें, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखो आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो बेसिक है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और यहाँ पर देखो ये इसका बेसिक हो गया। अब हम 1.1 के जो क्वेश्चन है उनका आज सॉल्यूशन करेंगे। और कल की क्लास में आगे का जैसे जैसे हम प्रश्नावली पढ़ेंगे वैसे वैसे बेसिक भी, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक जब समझ में आएगा तभी आप इसका जो है वो कर सकते हो आंसर। इसके बाद देखो एक छोटा सा बेसिक और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो परिमेय संख्या दे रखी है और उनके बीच भी परिमेय संख्या अगर पूछी जाती है तो हम किस तरीके से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मान लो दो परिमेय संख्या है r व s, ठीक है, r व s दो परिमेय संख्या है। तो इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे r प्लस s और इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारी क्या होगी, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो यहाँ पर है r की जगह मान लो 1 है, ठीक है, और s की जगह हम मान लेते हैं 2 है। अब हमसे बोला गया है कि 1 और 2 के मध्य कोई अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम कैसे करेंगे, देखो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने किया 1 + 2 किया बटे में, अब किसका 2 का हम भाग देंगे। बराबर में देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और बटे में कितना है, 2 है। यानी कि 1 और 2 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक जो परिमेय संख्याएं हैं वो स्थित होती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से यानी कि अनेक जो अपरिमेय संख्याएं वो स्थित होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सवालों की। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपका प्रथम क्वेश्चन जो है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कम से कम गणित की बुक तो ला कर ही रख लेना, क्योंकि आपको गणित की बुक आपके पास होना आवश्यक है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए बुक काम आती है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका कारण सहित उत्तर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर नंबर 1। क्या लिखेंगे, उत्तर नंबर 1 पर पहले प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो हमने लिखा है शून्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लिख दिया हमने,
हम यहाँ लिखेंगे हम p बटा क्यू हम शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 0। अब देखो हम इस 0 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 0/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब देखो ये जो हमने भाग दिया है ना, अगर इस तरह की चीज़ें आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ्स के नाम से। तो आप वहां पर जाकर अपना जो किस तरीके से गुणा भाग करते हैं, कौन से इनके नियम होते हैं, वो सारे नियम मैंने डिटेल से आपको समझा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वहां पर भी इनको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या रूप आ गया, कौन सा रूप आया, ये p/q रूप आया कि नहीं आया। जैसे देखो p की जगह पर 0 लिखा हुआ है और q की जगह पर 2 लिखा हुआ है। हमने क्या बोला है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 है, क्या नहीं है, कितना है, 2 है। तो इस तरीके से बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 0/3 बराबर 0/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 में किसी संख्या का हम भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या बोलेंगे हम कि यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह हमारा इसका उत्तर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपनी कॉपी में, सबसे बढ़िया तो है गणित का सवाल करने के लिए आपको एक रजिस्टर बनाना चाहिए और उसमें आपके सभी सवालों को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं आपको इसकी जो PDF है वो उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर अभी आपके पास बुक तो होगी नहीं, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्या बोला गया है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी किसके बीच? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखो हम कैसे इसको करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर r और s 2 परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच में एक और परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और फिर क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। तो अब देखो कैसे करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे उत्तर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं बराबर में हम यहाँ पर इनको ज्ञात करेंगे। तो देखो 3 और 4 के बीच में वैसे तो असंख्य परिमेय संख्या होंगी, लेकिन हमसे केवल 6 पूछा गया है तो हम 6 ही यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले 3 और 4 के बीच 1 निकालेंगे तो क्या लिख करेंगे, इसलिए 3 व 4 के बीच ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहली प्रथम निकालने के लिए 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 का भाग दे देंगे। तो 7/2 क्या आया, 7/2 आया, यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और बटे में 2 आया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एक परिमेय संख्या निकाली 7/2। अब क्या करेंगे, देखो आगे वाली कैसे निकालेंगे, एक तो हमने निकाली, अगली कैसे निकालेंगे। अगली के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 और देखो
जो 7/2 है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3 व 7/2 के बीच परिमेय संख्या अब देखो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, इसलिए 3 + 7/2 और बटे में 2 बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी बटे का चिन्ह आ रहा है और यहाँ पर भी बटे का चिन्ह आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इस ऊपर वाले बटे को सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाले बटे को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। यहाँ पर देखो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और इस 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। और ये देखो बटे वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा बराबर। यहाँ देखो 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और बटे में देखो इस तरीके से अगर कोई संख्या होती है तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो ये इस तरीके से कैसे गुणा हुई है, इन सभी का मैंने अलग से आपको वीडियो बना रखा है बेसिक मैथ्स के नाम से, आप वहाँ पर जाकर इनको समझ सकते हो, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगी। तो अब देखो 3 और 7/2 के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी आई, 13/4 आई है। अब देखो हमने 3 और 7/2 के बीच निकाल ली एक, और अब निकालेंगे हम 4 और 7/2 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार, अब 7/2 व 4 के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 7/2 + 4, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे बराबर में। यहाँ पर देखो अब बराबर में देखते हैं, तो देखो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 हमने लिख दिया। अब 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और इस 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और बटे में देखो ये बड़े वाले बटे में 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो जैसे इस यहाँ पर गुणा हुआ था वैसे यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 15/4 एक नई परिमेय संख्या आएगी। अब इसी तरीके से देखो अब यहाँ पर हम 15/4, अब यहाँ पर हम इस 7/2 और 13/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डायरेक्ट ही लिख देते हम, इस प्रकार क्या लिखेंगे, 7/2 + 13/4 और बटे में 2 बराबर। यहाँ पर देखो अब 2 और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है। अब 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 2 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, प्लस यहाँ पर देखो 4 का भाग 4 में 1 बार और यहाँ पर 13 लिख देंगे और बटे में 2 आ जाएगा बराबर। देखो 14 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27 आएगा और बटे में कितना है, 4 और 2 गुणा होंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से 27/8 हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। इसके बाद देखो अगली परिमेय संख्या हम किसके बीच ज्ञात करेंगे, 15/4 व 4 के बीच में, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे बराबर। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा और प्लस यहाँ पर देखो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा और बटे में कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा बराबर। इधर देखो क्या करेंगे हम, इससे 15 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 31 आएगा, बटे में देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
8 आएगा। इस तरीके से 31/8 क्या आ चुकी है हमारी एक परिमित संख्या आ चुकी है। अब देखो, अब हम किसके बीच ज्ञात करेंगे, 27/8 और 13/4 के बीच में हम परिमित संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 27/8 प्लस 13/4 और बटे में 2 बराबर, देखो 8 और 4 में 8 बड़ा है तो 8 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखो 8 का भाग 8 में एक बार, तो 1 को 27 से गुणा करेंगे तो 27 प्लस यहाँ पर देखो 4 का भाग 8 में 2 बार और 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26 और बटे में 2 बराबर, देखो 27 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 53/16। तो इस तरीके से हमारी जो है वो 6 परिमित संख्याएं यहाँ पर ज्ञात हो चुकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो एक तो 3 और 4 के बीच लिख रहे हैं तो 3 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, देखो एक थी 7/2, एक थी 13/4, एक थी 15/4, एक कौन सी थी 27/8, एक थी हमारी 31/8 और एक थी हमारी 53/16 और ये 4। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो आप अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका उत्तर भी यही आए, क्योंकि 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या जो है वो विद्यमान है। तो यहाँ पर देखो एक तरीका तो ये था, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भी है। इसके बाद देखो एक मैं आपको एक छोटा सा अलग से वीडियो देकर ये जो हमने संख्या याद करी है ना, परिमेय संख्या, इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, तो उसको भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या 5 परिमेय संख्याएं पूछिए, किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें भी वही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आंसर 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या। तो देखो पहले हम 3/5 और 4/5 के बीच ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5 और बटे में 2 बराबर, देखो ये बटे वाली संख्या है तो इनको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 5, यहाँ पर 5 5 ही, तो 5 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 और ये बटे में 2। तो देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और देखो 5 और 2 गुणा होंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि 7/10 एक परिमेय संख्या आ चुकी है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम, 7/10 और 3/5 इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 व 7/10 के बीच परिमेय संख्या। देखो दोनों के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 3/5 प्लस 7/10 और बटे में ये 2 बराबर, देखो यहाँ पर दोनों में बड़ी संख्या 10 है तो 10 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखो 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और बटे में 2 आएगा बराबर। देखो 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, बटे में देखो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 13/20 इस तरीके से हमारी एक परिमेय संख्या आ जाएगी। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अब ज्ञात करेंगे हम 4/5 और 7/10 के बीच परिमेय संख्या। तो 4/5 व 7/10 के बीच
परिमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7/10 प्लस 4/5 और बटे में 2 बराबर। यहाँ पर भी देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 हमने एलसीएम लिया, बराबर में देखो 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा और बटे में ये 2 आया। बराबर में देखो यहाँ पर 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 आया, बटे में 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरीके से 15/20 हमारी क्या आएगी, एक और परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो अब अगली परिमेय संख्या किसके बीच ज्ञात करेंगे हम, 15/20 और 4/5 के बीच। यहाँ पर हम लिखेंगे 15/20 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 15/20 प्लस 4/5 और बटे में 2 बराबर। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बड़ी संख्या 20 है तो 20 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो ये 20 हमने एलसीएम लिया और देखो 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा और 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा और बटे में 2 आया। 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31/20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40, यानी कि 31/40 एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमने 4 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं, हमें 5 चाहिए तो एक और ज्ञात कर लेंगे, किसके बीच, 7/10 व 15/20 के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7/10 प्लस 15/20 और बटे में 2 बराबर। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 बड़ी संख्या है, 10 का भाग 20 में 2 बार जाएगा और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, प्लस 20 का भाग 20 में एक बार, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 और ये बटे में 2 बराबर। देखो 14 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा और बटे में 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। तो इस तरीके से 29/40 हमारी एक परिमेय संख्या आएगी। तो इस तरीके से हमने 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब अतः 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक थी हमारी 13/20, एक थी हमारी 7/10, एक थी हमारी 29/40, एक थी हमारी 31/40, एक थी हमारी 15/20 और तो ये इस तरीके से हमारी 5 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो हमने जो लॉन्ग मेथड है और जो ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको यहाँ पर देखो इसमें पहले इसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो अपना पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें देखो जो कथन है वो सत्य असत्य बताना है और अपना कारण भी देना है। तो पहला क्या बोला था इसने, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर देखो हमने ये पढ़ा था कौन सा, इसने ये बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो ये पूर्ण संख्या भी होती है, वही होती है। देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या ये यहाँ से चालू हो रही है और एक ही नहीं हो रही, इसमें प्राकृत संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में कौन सा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक ये सभी आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर भूली गई थी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम पहले वाले में सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य।
यहाँ लिखेंगे सत्य, क्योंकि जब यदि हम प्राकृत संख्या में 0 मिलाते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? प्राकृत संख्या में हम 0 मिला देंगे तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो हमने इसमें आपको पूर्णांक के लिए बता दिया था, इसमें किसके लिए पूछा है? पूर्ण संख्या के लिए। तो यहाँ पर देखो ये हमारी प्राकृत संख्या है, ये वाली 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। भाई होती है क्योंकि पूर्ण संख्या में जो प्राकृत संख्या वो भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा कथन जो है वो सत्य हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन क्या है इसका? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो हम पहले देख लेते हैं कि पूर्णांक और पूर्ण क्या संख्या क्या है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो प्रत्येक पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक। जबकि हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या में केवल कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर इस तरफ धनात्मक संख्याएं। जबकि पूर्णांक में क्या आती है? नेगेटिव संख्याएं भी आ रही हैं। तो क्या ये कथन सत्य होगा? नहीं, ये सत्य नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर देखो हम कारण भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये आपको बात समझ में आई? क्योंकि देखो पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो है उसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तो ये हमारा कथन हो गया। इसके बाद देखो अगला कथन है हमारा तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो कथन है ये हमारे लिए बोला है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में देखो जो दशमलव की संख्या वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या केवल 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलेंगी। तो इसने ये बोला है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये हमारा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको उदाहरण सहित इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या किस रूप में होती है? P रूप की होती है। यानी कि ये बटे के रूप में नहीं होती। कौन सी? पूर्ण संख्या। ये केवल अकेली संख्या लिखी होती है। तो इस तरीके से जैसे मान लो, जैसे हमने लिखा 2/5 या हमने लिखा 10/100 ये लिखा हमने। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या केवल अकेले रूप में होती है। जैसे मान लो 5 है, अब ये पूर्ण संख्या हो गई।
और ये एक परिमेय संख्या भी होगी, पूर्ण भी होगी, परिमेय भी होगी, लेकिन प्रत्येक के लिए बोला गया है। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके चारों सवाल हमने हल कर लिए हैं। तो इसकी ये जो हमने सवाल करवाए हैं, इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, या हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें आप सभी को ऐड करेंगे। वहाँ पर डेली क्लासेज जो होंगी उनकी जो पीडीएफ है नोट्स की, वो आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पार्ट है, ये जो प्रश्नावली है 1.1, इसके बेसिक और इसके प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और देखो, कुछ समय बाद अभी हमारे पास स्टूडियो का थोड़ा सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए हम अभी लाइव क्लास नहीं लेंगे। जब भी आपका सिस्टम हमारा सही हो जाएगा तो हम आपको लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।